नमस्कार। प्रोग्राम चर्चाएं खास आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी और मैं हूं रचना सेवक। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य देश विदेश से जुड़े हुए कुछ अहम राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। विशेष चर्चा के लिए हर हफ्ते की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक किरविन खन्ना जी। तो सबसे पहले तो प्रोग्राम में सर का बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम चर्चाएं खास की शुरुआत उत्तर प्रदेश के साथ। सर, उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद जुलूस के नाम पर वहां का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की और उधर जलंधर में एक व्यक्ति द्वारा जय श्री राम कहने पर लोगों के द्वारा उसके साथ हाथापाई की गई, उसकी मारपीट की गई। तो आप इन घटनाओं पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कानपुर के रावतपुर में ये ब्रावफात कहते हैं मुस्लिम उसको, ये क्योंकि पैगंबर साहब की जो है ना जन्म और निधन एक ही तिथि पे है, तो जब निधन के हिसाब पे जुलूस तो ब्रावफात उसको कहते हैं। और उस जुलूस में ये पहली दफ़ा उन्होंने ये आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया, जिसपे हिंदू संगठनों ने पुलिस के प्रशासन के साथ उनको आपत्ति भी उठाई और विरोध भी किया। तो प्रशासन ने वो जो योजक थे आई लव मोहम्मद के पे कोई पर्चा नहीं दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि नई परंपरा और धार्मिक माहौल को ख़राब करने के लिए जो आपने उत्तेजना की या हिंसा की, उसके विरोध में हुए। और उसको लेकर बरेली में जो मौलाना है तौफीक रज़ा और उनके साथ उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने अपने फिर नमाज के बुलाकर लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पे बरेली में बड़ा तनाव पैदा हो गया। उसके बाद ओवैसी जी आ गए, सारे वैसे नेता हैं, वो भी राजनीति, उन्होंने अपना राजनीति, उन्होंने धार्मिक भावना को किया रजा से, तो इन्होंने अपने राजनीति के हिसाब से किया। और वो बात बढ़ते बढ़ते जब यूपी के कई शहरों में बढ़ी, देश के दूसरे भाग में जलंधर भी पहुंच गई। और जलंधर पे यहाँ पे रोष मार्च के लिए जा रहे थे, जो विज्ञापन देने के लिए आमने सामने वो एक लड़के ने जय श्री राम कहा था। यही समस्या है कि जब आप अपना आई लव मोहम्मद करते हो तो दूसरा जय श्री राम कहे या कृष्ण जय बोले या किसी और धर्म ईसाई या तो आप रिएक्ट करते हो। ये मुश्किल ये है कि देश की, देखो देश का बंटवारा भी धर्म के नाम पे हुआ, उस समय भी यही वृत्ति थी। 1920 जो खिलाफत मूवमेंट चली, उसके बाद फिर ये एक लहर चली कि धर्म के नाम पे हमें लग एक जगह मिल गई। लेकिन जब विभाजन धर्म के नाम पर हो गया, उसके बाद जो समस्या आई वो ये, उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं देश में। क्योंकि जो 47 से 62 तक का 15 साल जो नेहरू के प्रधानमंत्री के तौर में रहे, उन्होंने विकास की बात की, हम कहते हैं भाखड़ा दिया, IIT दी, कॉलेज बनाया, सब उन्होंने साथ साथ तुष्टीकरण भी दिया। नेहरू सरकार ने जो वक्फ बोर्ड भी दिया, जो आज हिंदुस्तान के लिए समस्या खड़ी हो गई है। इतनी बड़ी जगह दिल्ली, 3 दिल्ली उनके पास है, इतनी जगह पाकिस्तान से बड़ी जगह उनके पास है। आज जितने पाकिस्तान के हैं उससे ज़्यादा वक्फ आज संभालने बैठी है। क्योंकि नेहरू ने जो सरकार ने, प्रधानमंत्री नेहरू में पढ़ रहे हूँ, उनका विचार जो थॉट प्रोसेस था, विचार था, वो हिंदुत्व या हिंदू धर्म के विरुद्ध ही था। वो अपने आप को हिंदू समझते नहीं करते, मैं बाई बर्थ ही हूँ, चांस है, नाम था, उनकी ये सोच थी। और उन्होंने कुरीतियों के नाम पर, धर्म व्यवस्था के नाम पर जो भी कानून कायदे बनाए, वो हिंदू धर्म और समाज को कुचलने के बनाए, उनको दंडित करने के बनाए। और उसके विपरीत तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति लेके उन्होंने वक्फ भी बनाया, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लिए और भी कानून बना दिया। और वो सारे आज चलते चलते वो कांग्रेस मनमोहन सिंह सरकार तक चली। और आज भी विपक्ष में बैठ के भी कांग्रेस इसी काम में लगी हुई, तुष्टीकरण की राजनीति। उनको ये नहीं समझ लग रही कि देश का बहुमत समाज है, उसकी भी भावनाएं हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। देश की पहचान जो है, अगर जितनी सरकारें बनी, पहले भी बनी, आज भी बनी है, और उन्होंने जो अमेंडमेंट की, तो नेहरू ने बेशक की अमेंडमेंट अपने हिसाब से की, पर एक चीज़ तो समझने पे कि उन्होंने बहुमत समाज, हिंदू समाज को लेके, क्योंकि हिंदुस्तान का भाग्य हिंदू के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आप अलग करके नहीं दे सकते। मुसलमान भाग्य अपना मक्का से जोड़ता है, हिंदू का भाग्य भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये भी मुस्लिम समाज को समझिए कि जब हमने ये जुलूस निकलता है, निधन को याद करते हैं पैगंबर साहब के, तो उसमें जो उनकी परंपरा मुस्लिम इस्लाम की जो उसमें जो पैगंबर साहब की नसीहतें हैं, उन पे
विचार करना या दान पुण्य करना, ताकि उस पर आत्मचिंतन करना, अपने व्यक्तित्व में निखार कैसे किया सकता है, कैसे हम इस्लाम जो पैगम्बर साहब ने रास्ता था उस पर चलने के लिए चिंतन किया। ये सड़क पर निकलना जुलूस करके और दूसरे की भावना को बढ़ाना या किसी को दबका मारना या किसी को ये, अब मुश्किल ये है कि ये शुरू से जब चली आ रही है, 14 के बाद स्थिति बदली क्योंकि देश का माहौल विचार बदला, हिंदुत्व की साइड पे आ। और हिंदुत्व का ये नहीं है कि हिंदुत्व ये नहीं कहता कि किसी के विरोध में हम आए, सबको लेके चलने वाला। और जो मोदी सरकार है वो कानून जो बना रही है वो तुष्टीकरण से हटके बना रही है। वो भी जो आज नीति निर्णय मोदी सरकार ले रही है वो जन साधारण के लिए, उसमें कहीं जाति धर्म क्षेत्र का कोई मायना नहीं रखा। सबको जो है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए, घरों के लिए, शिक्षा के लिए, या उनकी गैस देने की है, या सब्सिडी की महिलाओं की बात है, वो सारी की सारी जन साधारण के लिए, किसी एक व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के साथ जुड़ी चीज नहीं है, जाति से जुड़ी चीज नहीं, क्षेत्र से जुड़ी चीज। लेकिन ये जो कट्टरपंथी वर्ग है इस मुस्लिम समाज का, जिनकी रोजी रोटी तुष्टीकरण पर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़का के राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं घुटन महसूस होती है। उस घुटन का प्रतिक्रिया है कि वो कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं कि समाज में तनाव बढ़े, सरकार की परेशानी बढ़े, तो ये चीज़ें उनका एक लक्ष्य है। अब समस्या यह है कि जो मैं ये समझता हूँ कि उनका वो लक्ष्य होगा, लेकिन हिंदू समाज का ये लक्ष्य होना चाहिए कि देश के बहुमत हम हैं, देश का भाग्य और हमारा भाग्य एक साथ है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ऐसी चीज़ की कोई प्रतिक्रिया ऐसी ना करें कि देश का माहौल खराब हो। उसका रास्ता कानून का रास्ता है, कानून के रास्ते से जो संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार कानून का राज चलता है, उस हिसाब से जो कार्रवाई करनी चाहिए वो करनी चाहिए। सड़क पर आमने सामने नहीं आना चाहिए, ये देश हित में नहीं है। इस बात को मुस्लिम समाज भी समझे, हिंदू समाज भी समझे, और देश हित में जो लोग हैं बुद्धिजीवी वो भी आगे आके बात करें कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी गलत है। उसको लेकर जब तक चिंतन नहीं होगा तो देश हित में कहीं ना कहीं आज नहीं कल उसका प्रभाव पड़ेगा और नुकसान होगा। जी, आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की। सर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इसके शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा है कि अब भारत को अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क और तैयार रहना चाहिए। तो आप आरएसएस के इन 100 वर्षों को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना है आपका? देखो, संघ आज 1925 में विजयदशमी के दिन डॉक्टर हरगोविंद साहब ने अपने राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना की और लक्ष्य यही था कि हिंदू समाज को इकट्ठा करना, क्योंकि हिंदू समाज विभाजित था उस समय। और उनको मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा विचार है जो ना पहले सदी में है ना आगे किसी ने आना। उन्होंने ऐसा एक नया विचार इकट्ठा, क्योंकि उनको कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस के आंदोलन में गए, तो उनको महसूस हुआ कि एक संगठित समाज जब तक है दुनिया का, कोई कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति जो पहले मैंने बात कही है, उनको भी उस समय लगा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पे चल रही है। मुस्लिम लीग अस्तित्व में आई थी तो वो हिंदुओं को हित को इग्नोर करके मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए वो ऐसे निर्णय लेती। तो उनको लगा कि अगर ये आज़ाद हो भी जाएंगे हम, तो मानसिक रूप से अगर हम गुलाम रहे तो उसका लाभ कोई नहीं होगा, हम सदियों से हम चले हैं। तो उन्होंने उस हिसाब से राष्ट्रीय सेवक संघ को समाज को एकजुट करना और अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूक करना, ताकि उसको गर्व महसूस हो कि हमारी सनातन संस्कृति कितनी लंबी, कितनी उसका अतीत कितना गौरव है, उसमें उसको भी गौरव उसका महसूस हो और गर्व से कहे कि मैं सनातन हूँ। मैं इस दृष्टि से बनी। अब मोहन भागवत जी ने जो आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, उन्होंने साथ यही कहा कि जो आत्मनिर्भर की बात करी, सैन्य दृष्टि से भी आर्थिक दृष्टि से भी भारत को होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा, मेन जो बात उन्होंने कही कि जो श्रीलंका में पहले हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, फिर नेपाल में हुआ, ये तीनों घटनाएं जो दर्शाती हैं कि जब प्रशासन जनता से कट जाता है, सरकार जनता से कट जाती है, तो इस तरह की हिंसक वारदातें होती हैं और ये लोकतंत्र के लिए नहीं है। उन्होंने एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात की, सरकार और शासन और प्रशासन को बिना पक्षपात के कानून के अनुसार जो है वो निर्णय लेने चाहिए, किसी का पक्षपात नहीं है।
ये बहुत बड़ी बात है। जो संघ पर उंगली उठाते हैं उनको इस बात पे देना चाहिए कि संघ प्रमुख, संघ की आज देश में 80,000, देश विदेश में 80,000 शाखाएं हैं और कम से कम 40 लाख कार्यकर्ता है। और जब उसका प्रमुख इस बात करता तो उसका वजह है, जिस पे ये संघ को पहले आज़ादी के बाद भी प्रतिबंध लगा, उसके बाद सरकारी नौकरियों में भी प्रतिबंध लग गए, फिर इमरजेंसी में लगे, फिर कई इस तरह का हिसाब है। लेकिन संघ 100 साल की ज़्यादा, संघ के साथ वामपंथी दल भी चले, अकाली दल भी चला। सर हालांकि उन्होंने हमेशा आपदा में मदद ही की है। हाँ, उन्होंने राष्ट्रहित की बात करी, उसके लिए उन्होंने जो पहले बात किया है कि उन्होंने राष्ट्रहित को प्रमुख रखा, अपने को नहीं रखा। उनकी जो शाखाएं लगती हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनको मातृभूमि के लिए जीने मरने का और अपने को छोड़कर राष्ट्र हित को पहले रखना, अपना हित छोड़ के राष्ट्र हित को पहले रखना, समाज हित को पहले रखना, उसके लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। आज भी देते हैं, पहले भी चली है। और 100 साल में इतने उन्होंने उतार चढ़ाव देखे, तो वो आज जो अगर दुनिया की सबसे बड़ी जो एक सामाजिक संस्था का है, उनको मान प्राप्त है राष्ट्रीय स्वयं संघ को, तो उसका कारण ये है कि समाज का समर्थन मिला और उनका जो नेतृत्व था संघ का, जो जैसे मोहन भागवत से पहले राजू भैया, जब और गुरु गोलकर जी रहे, डॉक्टर हरिकब ने स्थापना की, तो चल देख, तो इन्होंने समाज और समय की मांग को देखते हुए संघ में परिवर्तन भी लाते गए। हाँ, संघ में ये चीज़ चाहिए, समाज हित में क्या है, उन्होंने भी अपने एक जो है तो जड़वादी अप्रोच नहीं रखी, चेतन रहे समाज की चिंताओं को लेकर भी और राष्ट्र की चिंताओं को लेकर। और उसके कारण ये समय समय अनुसार उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव लाए और उद्देश्य एक ही था कि राष्ट्र निर्माण है, राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण जरूरी है, व्यक्ति निर्माण के लिए उसका चरित्र जरूरी है। तो उनकी शाखाओं में उनके जो नित्य आदेश हैं, जो कर्म है, उनकी और भी, क्योंकि जो राजनीति आज अगर देखें, राजनीति में ना आते हुए भी प्रधानमंत्री प्रचारक रहे, संघ से ही आए हैं, उपराष्ट्रपति आज भी हैं, उससे पहले राष्ट्रपति। तो एक तरह आज सरकार ही उन्हीं की चल रही है जो संघ के विचारधारा से प्रभावित है। तो ये सारा जो परिवर्तन आया, इसका कारण तो समाज की सोच में परिवर्तन आया, क्योंकि ये सरकार जो बनी है समाज जनसाधारण के मत से बनी है, कोई जबरदस्ती संघ नहीं बैठाई। संघ खुद बचा क्योंकि समाज ने उसको समर्थन दिया। संघ ने जो विचार दिया उससे प्रभावित होकर जो लोग राजनीति में आए, आज वो सत्ता में आ गए। पहले कठिनाइयां देखी, आज सत्ता में भी आ गए। तो ये विपक्ष जो है, जो कांग्रेस आज भी कह रही है कि हाँ संघ की जो टिकट निकाली या सिक्का निकाला वो उसके विरोध कर रहे हैं, वो कांग्रेस या विपक्षी दल आज भी नहीं समझ पा रहे कि देश का हिंदू समाज, बहुमत समाज, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसका मान सम्मान, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता को लेकर, अतीत को लेकर, सनातन को लेकर जब वो चुप रहते हैं या बोलते हैं तो नकारात्मक बोलते हैं। आज राहुल गांधी विदेश भी गए, तब भी वो देश के प्रति जो भावना बोली है, जो वो कहते तो विश्व गुरु बन ही नहीं सकता भारत, तो संघ को विचारधारा वोट चोरी, मतलब जब इस चीज़ की ये हताशा है, निराशा है, क्योंकि एक आदमी अगर जो घर का मुखिया होता है वो घर की कमजोरी हो भी, अगर मैं मान लेता हूँ, इसको मान लें कि हो तो धरा एक वो अपने घर की इज्जत आप रखता है, कवर करता पड़ा। ये नहीं होता कि बाजार में जाके खरीद, वो परिपक्वता नहीं होती, वो इमेच्योरिटी है, वो हताशा है आपकी, वो आपकी क्या इस शब्द को कहूँ, मतलब मुझे आता है कि ये देश हित में भी नहीं है, व्यक्ति हित में भी नहीं है, अपनी छवि भी खराब करते हैं पार्टी की। और फिर मुझे तो ये लगता है कि जैसे वो बोलते हैं तो जो इतने इंटेलेक्चुअल कांग्रेस में बैठे हैं वो झेलते कैसे हैं, उनकी बात कहीं तो समझ ही नहीं लगती है, वो कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, उसमें द्वंद्व रहता है उनके दिमाग में, कहीं ना कहीं द्वंद्व चलता रहता है भी क्या करना क्या नहीं करना। तो जो इतने इंटेलेक्चुअल है, मैं समझता हूँ कि वो भी एक उनके प्रति प्रश्न चिन्ह उठता है। तो जो संघ पे आए मुद्दा, संघ का लक्ष्य ये है कि समाज के हर क्षेत्र में राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य बनता नागरिक को जगाया जाए, चाहे वो मजदूरों को आए, चाहे किसानों को आए, चाहे
शिक्षा का है चाहे स्वास्थ्य के। संघ आज शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आ गया। संघ ने जो राष्ट्रीय संकट जब आया तब भी संघ मोर्चे पे भी गई है, युद्ध मोर्चे पे भी गई है, आंतरिक मोर्चे भी संभाले हैं। आज पंजाब में संकट आया तब भी, अगर देश के दूसरे गुजरात में जब भूचाल आए उस वक्त भूकंप आए तब भी, तो संघ बिना दिखाए बिना धावे अपना काम शांति में ढंग से करता है। जो एक साइलेंट जिसको कहते हैं क्रांति पिछले उनके 100 साल में आई है। और आगे इस समय जो परिस्थितियां बदली हैं, मोहन भागवत ने वही बात करी है कि हमें इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्थिति हमारी है, हमारे जो पड़ोस देश हैं उनको देखते हुए सैन्य दृष्टि से, और अमेरिका का जो टैरिफ लगे हैं उनको देखते हुए हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वदेशी की बात, स्वदेश जागरण और स्वराज्य की बात है, वो मुख्य मुद्दा अगले 100 साल तभी भारत आगे रहेगा जब इन दोनों चीज़ों पे आर्थिक रूप से और सैन्य दृष्टि पे आत्मनिर्भर होगा, स्वदेशी और स्वराज्य पे अपनी बात को मजबूत रखेगा। यही संदेश है मैं समझता हूँ। आगे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे टीम इंडिया की। सर, हाल ही में खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक चला। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जो एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी थी वो अपने नाम कर ली, लेकिन चैंपियनशिप जीतने के बाद ट्रॉफी ना देने पर विवाद खड़ा हो गया। तो आप इस घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, इसकी एशिया कप में फाइनल नहीं रहा, 3 दफा रहा। इसकी पहले राउंड में भी जो लीग मैचेस हुए, फिर सेमीफाइनल एक समझो उसमें भी रहा, तीसरा फाइनल में रहा। अब जो ट्रॉफी की बात है जो मैं बाद में आता हूँ, पहले देखें जी तनाव की पृष्ठभूमि क्या बनी। देखिए, जब भारतीय टीम ने एशिया कप में जाना था तो विपक्ष का ये कहना था कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने, सरकार ने सारा सिस्टम बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया, बातचीत बंद कर दी, अब हवाई उड़ानें बंद हो गई, सब कुछ, तो फिर क्रिकेट मैच क्यों? उनका विपक्ष का ये कहना था। ये बात ठीक थी अपने आप साथ, लेकिन विपक्ष ये भूल रहा था कि उसी तरह उस समांतर विदेश में वर्ल्ड चैंपियनशिप हालांकि चल रही थी, जब नीरज चोपड़ा वहाँ पे कर रहा था, उनका नदीम कर रहा था, उस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। क्रिकेट बोर्ड का ये कहना था कि हम द्विपक्षीय मैच नहीं कर रहे, पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रहे, हम एशियन कप खेल रहे हैं। उसमें जैसे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाला फेंक, जैसे वो उनका फेस कर रहा है, जैसे हम भी कर रहे हैं, द्विपक्षीय नहीं है। अगर हम वहाँ से वापस हटते हैं तो पाकिस्तान एडवांटेज वाले उसका नंबर मिलेंगे, हमारे नंबर कट जाएंगे, तो ट्रॉफी मिलने का चांस कम हो जाते हैं। तो हमें खेलना चाहिए इस बार। तो ये सताया है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहते हैं तो उसमें जाना हमें द्विपक्षीय बंद है, ठीक है, पहले अतीत में भी ऐसे कांड हुए। सिर्फ इसमें ये बात आई कि जब विपक्ष का दबाव बढ़ा तो भारतीय टीम के जो मैं समझा जो गौतम गंभीर हैं, जो तो उन्होंने मेरे ख्याल आइडिया उन्हें क्या होगा, क्योंकि खिलाड़ियों ने तो अपना निर्णय नहीं लेना था, मैं चलो जो विपक्ष जो कह रहा है दबाव है उसका सरकार पर, तो आप टॉस के बाद हाथ ना बनाना, बस ठीक हो गई इतनी बात, वो बात उठ गई। अब टॉस के बाद जब खेल मैदान में गए तो पाकिस्तान खिलाड़ियों ने जो अपनी टीम से जहाज गिरने के, छेक मारने के, ये जो एक्शन किया, इस स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और बिगड़ गई। अच्छा, जो बिगड़ते बिगड़ते फाइनल आते तक और टेंस हो गया, और फाइनल का मैच रोमांचकारी था, उसमें एक बराबर की एक तरफ लड़ाई चल रही थी। खेल तो फिर किसी समय कोई हार भी सकता है, जीत भी सकता है, खेल के मैदान में ये तनाव होता है, पर बाहर सारे नहीं होता है, जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होते हैं के बाद में। लेकिन उसके बाद जो भारतीय टीम ने जो परिस्थितियाँ इस सारे टूर्नामेंट के बाद तनाव जितना बढ़ा, तो उन्होंने आयोजकों को उस समय कह दिया कि जो एशिया बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो गृह मंत्री भी हैं उसके पाकिस्तान के, तो उनके हाथ से हम अगर जीते तो शील्ड ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये पहले सोच गया। उसके बाद ये निर्णय हो गया कि उनका जो दुबई स्पोर्ट्स सोसाइटी के हैं इंचार्ज, उनके हाथ से ले लेंगे, एक्सेप्ट होगी बात। लेकिन हुआ क्या कि वो नकवी जी आ गए मंच पर, आके आधा घंटा खड़े, टीम इधर खड़ी है, वो सामने खड़े हैं, वो लेने नहीं जा रहे, वो देने ट्रॉफी उसको दे रहे। आधा पानी उन्होंने अपना भी, मतलब मैं समझता कि छवि थी खराब करी, अपने देश की छवि भी खराब करी, और अपनी इमेच्योरिटी में समझता कि उन्होंने भी दिखाई। जब उनको ये पता था कि ये मैसेज आ चुका है, ये संदेश पहले दिया जा चुका है,
तो उनको मंच पे आना ही नहीं चाहिए। मंच के ट्रॉफी अगर भारत जाकर ले लेता किसी दूसरे से, उसके बाद वो स्टेटमेंट देते कि मैंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन इनका फर्ज बनता था कि मान सम्मान बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको देते, पर फिर भी मैं इनको बेस्ट विशेस देता हूँ, चलो वो तो उनकी मेच्योरिटी थी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्ट, वो ट्रॉफी भी साथ ले गए। अल्टीमेटली उनका पाकिस्तान में मजाक बना, इंडिया में मजाक बना। ट्रॉफी जो जीते हैं, जो सूर्य कुमार के जो भाव थे, उन्होंने इशारों में ट्रॉफी ली और टीम में उसी तरह इशारों में जश्न मनाया। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बनी। आज उन्होंने कहा कि उनके पीछे आती है एशिया कप ऑफिस में पड़ा है, वहाँ से अपनी ट्रॉफी ले लें। पर ये स्थिति, अब भारत तो कहेगा कि हम इंडिया क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को करेंगे कंप्लेंट, वहाँ से लेंगे, इनसे लेंगे नहीं आप बंदे जैसे। चलो ये एक, अब तो ये इसी कारण मैं समझता कि जो सोच है उनके खिलाड़ियों की, उनके गृह मंत्री की, वो हमारे पड़ोसी देश है, इसका मतलब कि वहाँ पे कितना भारत के विरुद्ध झूठा प्रचार है, जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है, उसी का परिणाम मैदान में देखने को लगा। हमारे लिए जब इम्पोर्टेंस प्रधानमंत्री की ऐसी बन सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में रिजल्ट वही परिणाम सेम के सेम, हम वहाँ पे भी जीते, युद्ध के मैदान में भी जहाँ पे जीते। ये तो भारतीय भावनाओं को उन्होंने प्रकट कर दिया, सारा ठीक है। पर इस जीत में मैं समझता हूँ कि जो अभिषेक शर्मा का पंजाब का खिलाड़ी है, शुभमन गिल का वो पंजाब का खिलाड़ी है, सूर्य कुमार की जो नेतृत्व है उसकी भी सफलता है, और तिलक जो सामने उभर के आया फाइनल में, उसकी जो एक यादगार रही। और उसके बाद बल्ले बॉलर के हिसाब से कुलदीप यादव की, ये चारों ने और ओवरऑल टीम ने अपनी तीनों बार, क्योंकि जब पहली दफा या दूसरी दफा आप जीते हो तो फाइनल में जब आप पहुंचते हो तो दबाव जीतने वाले पर ज्यादा होता है। बिल्कुल सर। कि 2 मैं जीत के आया हूँ, अगर तीसरी हार गया तो मेरे तो सब कुछ किया खराब, पानी फिर जाएगा। तो इस दबाव के बावजूद, इतने तनाव के बावजूद, जो इन्होंने अपना कंसंट्रेशन टीम खिलाड़ियों ने रखाई, उसके लिए उन सबको बधाई। और टीम को सभी को, उनके साथ जुड़े जितने भी उनके जो पर्दे के पीछे उनके सहायक हैं, जो नीति वीति बनाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको बधाई, और देशवासियों को बधाई। और ये जो पाकिस्तान ने ट्रॉफी के मामले में लिया, ये उनकी इमेच्योरिटी है। और इसी कारण मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो आज स्थिति है वो उनके पॉलिटिकल लीडरशिप की फेल्यूर के कारण है। उनका जो जनसाधारण मार खा रहा है या इकोनॉमिकली पीछे रह रहा है, या उनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इतनी मेच्योर्ड ही नहीं। जो गृह मंत्री, उनका होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरे महत्वपूर्ण पद तो होम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर की जब सोच ये है तो हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो स्थितियां हैं उसके कारण उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ही जिम्मेवार है, आम आदमी जिम्मेवार नहीं है। आगे चर्चा करेंगे प्रोग्राम में वायुसेना प्रमुख की। सर, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ये साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय जेट गिराने के दावे खोखले, बेबुनियाद और सिर्फ मनोहर कहानियां हैं। और साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी पड़ोसी देश को आतंकवाद को संरक्षण ना देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये सब मत कीजिए। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो एयर मार्शल जेपी सिंह और उधर उन्होंने कहा कि हमने तो 12 हवाई जहाज उनके गिराए, उनमें फाइटर भी हैं, दूसरे भी हैं, और उनके स्टेशन भी जो है उनको भी तबाह किया है। और जो उनके दावे हैं पाकिस्तान ने कि हमने उनके जेट गिराए, वो मनोहर कहानियाँ, अगर वो अपने मनोहर कहानी में सपनों में जीना चाहते तो जिए, यथार्थ कुछ और है। और इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो ट्रंप, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, वो जो दावे कर रहा था उनको भी हुआ। और इसके बाद जो आर्मी चीफ हैं द्विवेदी जी, उन्होंने भी जो सेना को कहा है कि आप तैयार हो, किसी समय भी लड़ाई हो सकती है। तो इसके दोनों, और इसके बाद मैं चाहता हूँ इससे पहले जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी पाकिस्तान के सामने किया कि पाकिस्तान ने अगर इस दफ़ा किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। सेना प्रमुख ने भी ये कहा। तो ये चीज़ें, दो बातें, एक तो जो आपने बात कही कि पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया, जो पाकिस्तान जो दावे कर रहे हैं वो स्पष्ट हो गया।
और जो हमारा, मैं उनके तो हुआ, हमारा विपक्ष भी जो पूछता है उनको भी इन्होंने सीधा सीधा जवाब दे दिया। आप इससे ज़्यादा और क्या स्पष्ट जवाब देगा। तीसरा, अमेरिका को, जो अमेरिका के ट्रम्प हैं, उनको भी जो बीच में थर्ड एम्पायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो संघर्ष में आ रहे हैं, या उन्होंने बोला थे 5 जहाज गिरे हैं ऐसे, उनको भी संदेश चल गया। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू मैं ये समझता हूँ कि ये भारतीय नागरिक को भी सेना प्रमुखों ने एक स्थिति स्पष्ट किया, संकेत दिया है कि आने वाली सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में चीन की तरफ से बर्फ़ पड़ जाती है सीमा पे, तो उस समय से मैं समझता हूँ कि जो हमला होने के चांसेस कम होते हैं। तो किसी समय ये आने वाली सर्दियों में पाकिस्तान छेड़खानी कर सकता है। उसके कारण मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास अमेरिका का समर्थन है, चीन का समर्थन है, टर्की और जो सऊदी, उनका इस्लामिक देश है, उनके पीछे उन्होंने यूएई में किया सारा, तो पैसा उनके पास वहाँ से आएगा, सामान इनको चाइना और अमेरिका देगा। शायद किसी समय भी किसी की शय पे ये इंडिया के साथ, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है, चाइना भी चाहेगा, होता तो एशिया साउथ एशिया में चले तो उनके तो हथियार बिकेंगे, तनाव बढ़ेगा, तो एक मोहरा उनके पास पाकिस्तान है। तो भारतीय सेना प्रमुखों ने ये, मैं समझता हूँ कि संकेत भारत सरकार के लिए भी, भारतीयों के लिए है कि पाकिस्तान किसी समय भी ऐसी शरारत आने 1-2 महीने में कर सकता है। नवंबर दिसंबर में ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ जाती है तो चीन वाली साइड भारत एक तरह होता है, पर पाकिस्तान कर सकता है। तो इस हिसाब से भारतीयों को भी तैयार रहना चाहिए। बाकी ये जो स्थिति ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमारी सैन्य दृष्टि से जो उन्होंने एशिया मार्शल ने दिखाया भी, कितने 35-40 जेट हमारे पास आएंगे, और दूसरे जो सेना प्रमुख ने भी जो हिंट दिया है, उसका ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान और भारत के अब सैन्य दृष्टि से भी बहुत अंतर आ चुका है। खेल के मैदान में देख चुके हैं, सैन्य दृष्टि से देख रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से भी देख लें, राजनीतिक दृष्टि से हमारे जहाँ स्टेबिलिटी है वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। वहाँ तो कितनी दफ़ा आर्मी आई चलेगी, अब भी एक कठपुतली सरकार है। तो उस दृष्टि को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमें सेना ने अलर्ट किया, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि हम भारत है वो वाला भारत नहीं, नया भारत है, जो आर्थिक दृष्टि से भी, सैन्य दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत है, और इंटरनेशनल स्तर पर उसके अपने एक कद काठ बना हुआ है। उसको अब अनदेखा करके अगर वो लड़ना चाहेगा तो नुकसान उसी का होगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। अगले हफ्ते और नए मुद्दों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना को और सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।